गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंप्लीट कर दिया था। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है कंजर्वेटिव फोर्स। चैप्टर का नाम है अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि अपन को ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में बोला जाता है संरक्षी बल। ये अंग संरक्षी नहीं है, इसको क्या वो बोलते हैं अपन, संरक्षी। तो ये चीज़ ध्यान देना कि ये संरक्षी है, ना कि नॉन कंजर्वेटिव नहीं है। चैप्टर का नाम है संरक्षी बल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, संरक्षी बल के लिए बात करनी है। बट कंजर्वेटिव फोर्स को समझने के लिए सबसे पहले अपने पास जरूरत पड़ेगी किसकी, फोर्स की या वर्क की। तो सबसे पहले अपन को जो आज का टॉपिक रहेगा, तो चैप्टर का नाम तो है कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस चैप्टर में अपने पास सबसे पहले कंजर्वेटिव क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, वो सारा ही अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्य या वर्क। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन वर्क की, कि वर्क किसे कहा जाता है, वर्क क्या होता है, वर्क की क्या डायमेंशन होती है, वर्क की क्या यूनिट होती है, इस सब चीज़ की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन वर्क के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं वर्क की डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या कहती है वर्क की। मान लो कि ये मेरे पास क्या था, कोई पेन था। ये मेरे पास क्या था, कोई पेन था। अब ये पेन मैंने कहाँ पर रखा हुआ है, फिक्स एक पोजीशन पर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, मैंने इस पेन को फिक्स एक पोजीशन पर रखा हुआ है। यदि मैं कहता हूँ कि इस पेन पर मुझे कुछ वर्क करना है, क्या करना है, मुझे इस पेन पर कुछ वर्क करना है। मान लो मैंने फिंगर से इस पेन को कहाँ ले गया, आगे ले गया, या फिर मैं कह सकता हूँ पेन से फिंगर को क्या दे दिया, धक्का दे दिया या पुश कर दिया। तो जब भी मैंने पेन यहाँ पे था, पेन कहाँ पर था, पेन यहाँ पर था, मैंने फिंगर से क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद इस टाइप से ये पेन कहाँ आ गया। यानी पेन पहले यहाँ पर था, वो पेन कुछ आगे चलकर आगे चला गया, यानी उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। यदि पोजीशन चेंज हो गई, यानी मैं कह सकता हूँ कि उस पेन में क्या आया, लोकेशन के में कुछ चेंज आया, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट आया। यानी पेन पहले इस पॉइंट पर था, वो कहाँ गया, कुछ उस पॉइंट पर चला गया, यानी उसके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। यानी मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि किसी वस्तु को मैं धक्का लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, यदि किसी वस्तु को धक्का लगाता हूँ, तो वह वस्तु उस किसी डायरेक्शन में, अब वो डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, वह वस्तु किसी दिशा में क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वही क्या कहलाएगा, अपना कार्य कहलाएगा। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि यदि किसी कण पर, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में लिखी हुई है डेफिनेशन, ये है यदि किसी कण पर बल लगाने से, देख, यदि किसी कण पर, यानी क्या होना है, पार्टिकल हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई मूविंग पार्टिकल हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यदि किसी कण पर बल लगाने से, अपन को क्या लगाना है, किसी कण पर बल लगाना है, यदि मैं उसको धक्का भी दे सकता हूँ, खींच भी सकता हूँ, कोई भी सब कुछ कर सकता हूँ, तो बल किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। वो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, रिस्टोरिंग फोर्स हो, स्प्रिंग का बल हो, धक्का देने वाला बल हो, खींचने वाला बल हो, कोई सा भी बल हो सकता है। तो यदि किसी कण पर बल लगाने से कण में क्या होता है, विस्थापन होता है। कण में क्या होता है, विस्थापन, यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अर्थात बल और विस्थापन कण का अदिश, किसका बल यानी क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरीके से फोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स। बल यानी फोर्स, और विस्थापन यानी क्या हो जाएगा अपने पास, एस। मुझे पता है कि विस्थापन क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एस की। तो उन दोनों का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अदिश गुणनफल का मतलब क्या, तो मेरे पास देखो दो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, एक तो होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। तो ये तो कहलाता है अपने पास सदिश गुणनफल। जब भी मैं कहता हूँ कि सदिश गुणनफल होगा तब तो क्रॉस काम में लेंगे, यदि डॉट होगा तो वहां पर क्या काम में लेंगे अपन, अदिश गुणनफल काम में लेंगे। अदिश गुणनफल क्यों, क्योंकि अपन कहते हैं कि जब भी डॉट मल्टीप्लाई करती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, स्केलर आता है। तो मैं कह सकता हूं कि वो कौन सा गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी कण पर बल लगाने से यदि कण में विस्थापन हो जाता है, तो बल और विस्थापन, बल के अपन ने कितना बल लगाया है और पार्टिकल में कितना विस्थापन हुआ है, वही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या कहलाता है, कार्य।
ऐसे ही अपन ने लिख रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, इफ बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन ए पार्टिकल, यदि किसी पार्टिकल पर मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल, तो पार्टिकल में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी वही डेफिनेशन है कि यदि मैंने किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाया, वो किसी दिशा में हो सकता है, पता है मुझे कि फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वो किसी भी दिशा में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, F वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा अपने पास, S वेक्टर, यही होगा, क्या हो जाएगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या, F और S के बीच का कोण कितना है, थीटा है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास ये तो क्या था, कोई F वेक्टर था और ये क्या था, कोई S वेक्टर था, इसके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो मैं यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक F वेक्टर है और एक क्या अपने पास S वेक्टर है, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, F मोड S मोड और साथ में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस वर्ग को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वर्ग को मैं लिख सकता हूँ FS कॉस थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं, इस वर्ग को क्या लिख सकता हूँ, FS कॉस थीटा। तो ये क्या कहलाएगी अपने पास, वर्क डन की मैथमेटिकल टर्म कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वर्क डन की या वर्क की क्या कहलाएगी, मैथमेटिकल टर्म। मुझे पता है कि यहाँ पर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, यानी अपने पास फोर्स भी वेक्टर होता है, विस्थापन भी वेक्टर होता है, बल भी वेक्टर होता है। तो इन वेक्टर डॉट वेक्टर, यदि वेक्टर का वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। यानी ये वाला तो आई जे के की टर्म में होगा, ये वाला भी आई जे के की टर्म में होगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि F और S के बीच में बनने वाला एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू डॉट होता है तो कॉस थीटा आता है, यदि क्रॉस होता है तो क्या आता है अपने पास, साइन थीटा आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा आ जाएगा। F का मोड हो गया, S का मोड हो गया, कॉस थीटा हो गया, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया, W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा। क्लियर। तो ये तो क्या थी, एक कार्य की डेफिनेशन थी। अपन सारे एग्जाम्पल की भी बात करेंगे कि कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो ये हो गया कि W इज इक्वल टू FS कॉस थीटा क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मुझे पता है कि ये W होता है वो कैसी होती है, अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट लिखा है कि कार्य एक अदिश राशि है। क्या है अपने पास, कार्य एक अदिश राशि है, यानी वर्क कीजिए स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ आपको फॉर्मूले से पता लग रहा है कि जब भी वेक्टर डॉट वेक्टर करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, स्केलर रिजल्ट मिलता है। यानी कार्य की कोई दिशा नहीं होती, कार्य की कोई दिशा नहीं होती, बल और विस्थापन की क्या होती है, कोई ना कोई दिशा होती है। फिर अपन ने लिखा है कि कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्य को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्य को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्य को किससे लिखा जाता है, W से, यानी कैपिटल W से लिखा जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि रिप्रेजेंट ऑफ द वर्क इज W। तो W से कार्य को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी पार्टिकल पर यदि मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उस पार्टिकल में किसी भी डायरेक्शन में वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट देता है, तो अपने पास फोर्स, यानी जितना फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका स्केलर प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे वर्क प्राप्त होता है। क्लियर। ये तो थी वर्क की डेफिनेशन। इसके बाद अपन देखते हैं कि वर्क की डेफिनेशन के बाद जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो मुझे पता है कि एक तरीके से जो एनर्जी का मात्रक होता है वही कार्य का मात्रक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कार्य का मात्रक ये जूल किसका है, इस या तो मैं मान सकता हूँ किसका, SI का, या फिर मैं किसकी फॉर्म मान सकता हूँ, MKS की। किसकी मान सकता हूँ, MKS की। और इसका यदि CGS की बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जूल और एक होता है अर्ग। क्या होता है, एक तो जूल होता है और एक क्या होता है, अर्ग होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि वो क्या हो जाएगा अपने पास, अर्ग हो जाएगा। तो अपन को तो केवल एक चीज़ याद रखनी है कि इसका मात्रक जो भी होगा SI सिस्टम में या MK सिस्टम में वो क्या होगा, जूल होगा, या फिर क्या होगा अपने पास, अर्ग होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होगी, जूल होगी। यानी कार्य का जो भी मात्रक होगा वो किस में होगा, जूल में होगा, जो एक एनर्जी का मात्रक भी कहलाता है। यदि मैं इसके डायमेंशन की बात करूं या कार्य की विमा की बात करूं, किसकी बात करूं, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ नहीं, डायमेंशन ऑफ वर्क,
और वीमा की बात करूँ तो ये वीमा क्या होती है, तो मुझे पता है कि वीमा वो चीज़ होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो एम एल टी पर डिपेंडेंसी बताती है। क्या बताती है? एम और एल टी पर डिपेंडेंसी बताती है। तो देखो इसकी वीमा कैसे निकालते हैं, आपको वीमा सभी की निकालने आनी चाहिए। तो वीमा कैसे निकाली जाती है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। क्या आया? W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। तो मैं लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू एफ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, तो वो मुझे पता है कि बल, एक जो बल की डायमेंशन है वो आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि बल हर जगह काम आता है। तो जो बल की डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M1 L1 T-2। क्या होती है अपने पास? M1 L1 T-2। ये तो किसकी हो जाएगी? बल की हो जाएगी। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? मीटर में आएगा, या किस में आएगा? लेंथ में आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? L1, यानी कार्य की बीमा हो जाएगी अपने पास M1 L2 T-2। ये क्या हो जाएगी अपने पास? कार्य की बीमा हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली क्या है अपने पास? डायमेंशन ऑफ वर्क, यानी कार्य की क्या है? बीमा है। यदि मुझे ये बल की बीमा निकालनी है तो कैसे निकालें, तो मुझे पता है कि बल इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? एम ए होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू एम ए। एम के लिए क्या आ जाएगा अपने पास? M1 L0 और T0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मुझे पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? L अपॉन में T और अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। ये एक्सीलरेशन की टर्म है, यानी V/T। V की जगह क्या लिख दिया? L/T और T। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? M1 L0 T0। ये तो किसकी थी? मास की थी। यहाँ पे ये क्या बन गई? LT-2, ये बन गया। तो ये वाला क्या हो गया? देखो M1 L0 और 1 कितना? L1 और T0 और कितना? T-2। क्या हो गया अपने पास? M1 L1 T-2। तो ये क्या हो जाएगी? ये तो एक तरीके से यदि फोर्स की याद नहीं है डायमेंशन तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और यदि याद है तो आप वर्क की डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू पहले F की डायमेंशन रखी, फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए S की रखी, और दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। तो मुझे पता है कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा। तो इसकी जो भी डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? आपको डायमेंशन में क्या लिखना है? ये वाली टर्म लिखनी है, W इक्वल टू M1 L2 T-2। क्लियर? अब अपन बात करते हैं कि कार्य कैसे कैसे टर्म में हो सकते हैं। तो जनरली मुझे पता है कि कार्य एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। यदि वो अदिश राशि है तो इसका मतलब उसका केवल और केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी कार्य होगा वो क्या होगा अपने पास। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो जो कार्य है वो 3 तरह से पाया जाता है, या कार्य 3 तरीके से होता है। एक तो होता है धनात्मक, यानी W इक्वल टू क्या हो सकता है अपने पास? पॉजिटिव भी हो सकता है। एक होता है ऋणात्मक, यानी कार्य का मान कितना होता है? नेगेटिव में भी हो सकता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? ऋणात्मक। एक हो सकता है W इक्वल टू क्या? 0, यानी W इक्वल टू क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। तो तीनों ही कंडीशन मेरे लिए पॉसिबल है। क्यों? कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। तो ऋणात्मक लेंगे और शून्य लेंगे तो चेंज कैसे आएगा? मुझे कैसे पता लगेगा कि कार्य पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? तो वो पता लगाने के लिए मुझे कुछ केस पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? केस पढ़ने पड़ेंगे। और वो केस कहाँ से निकलेंगे? तो वो भी अपन ने जो फॉर्मूला लगाया W इक्वल टू FS cos थीटा, वहाँ से वो केस निकलेंगे। थीटा की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे आपको सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि अपने पास जो वर्क है एक 0 वर्क का है, एक पॉजिटिव वर्क का है, एक नेगेटिव वर्क का है। क्या है अपने पास? 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं। पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और 0 वर्क भी होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो देखो। यदि मैं कहता हूँ कि F और S, यदि मैं कहता हूँ F और S, तो देखो यहाँ पे क्या अपने पास F और S। यदि मैं ये बॉक्स था, इस बॉक्स पर इस टाइप से मैं क्या दे रहा हूँ? इसको धक्का दे रहा हूँ। यदि इस टाइप से धक्का दे रहा हूँ तो मेरा फोर्स की डायरेक्शन भी किधर है? इधर की ओर है। फोर्स की डायरेक्शन भी किधर है? उधर की ओर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर है? वो भी इधर की ओर है। यानी इसमें एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और मुझे पता है कि W इज इक्वल टू FS cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू FS आ जाएगा। और W इज इक्वल टू FS आ जाएगा यानी वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पर कार्य कौन सा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कौन सा आएगा? पॉजिटिव। ऐसे यदि मैं 0 की बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू, देखो ये फोर्स इधर लग रहा है और S इधर है, तो इसके बीच में एंगल कितना?
90 डिग्री। और यदि एंगल 90 डिग्री है तो मुझे पता है कि cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है अपने पास, 0 होता है। कितना होता है, cos 90 0 होता है। ऐसे यदि नेगेटिव की बात करोगे तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी s इधर है और f इधर है तो वो 180 बताएगा, और वो क्या बताएगा w इक्वल टू माइनस का fs बताएगा। तो इन तीनों वर्क को अपन एक एक पॉइंट करके अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनात्मक कार्य की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं अपन, पॉजिटिव वर्क की। तो मुझे पता है कि पॉजिटिव वर्क अभी मैंने देखा कैसे होगा। तो पॉजिटिव वर्क इस तरीके से होगा कि यदि मैं किसी पार्टिकल को धक्का देता हूँ, यदि मैं किसी पार्टिकल को धक्का देता हूँ, धक्का देने का मतलब है मैं किसी पार्टिकल को धक्का देता हूँ, यदि मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन ये वाली रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन ये वाली रहेगी, तो उसका जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या रहेगा, आगे की ओर ही रहेगा। यानी जिस दिशा में बल की दिशा है या जिस दिशा में बल की दिशा है उसी दिशा में पार्टिकल का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे देखो धनात्मक कार्य की डेफिनेशन लिखी है कि यदि किसी कण पर बल लगाने से, यदि किसी कण पर बल लगाने से उसी दिशा में वह कण का विस्थापन होता है, उसी दिशा में यानी कौन सी दिशा में, जिस दिशा में बल लगाया जाता है, जिस दिशा में बल लगाया जाता है तथा बल और विस्थापन के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बीच का एंगल वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। अतः कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो अभी मैंने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कितना, कॉस थीटा। यदि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एफ एस आ जाएगा। और ये क्या बता रहा है अपने पास, एक पॉजिटिव वर्क को बता रहा है। पॉजिटिव वर्क का मतलब है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, अपना धनात्मक कार्य होगा। तो ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, यदि किसी पर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी पार्टिकल पर, द पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेसमेंट इज द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, अपने पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। क्या, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो वो अपनों को क्या बताएगा, पॉजिटिव वर्क को शो करेगा। देखो आपको एक एग्जांपल दिख रहा है, एक अपने पास कोई किड्स है, जो कोई चिल्ड्रन है, वो एक सोफे को क्या कह रहा है, ये अपने पास कोई सोफा था, ये क्या था अपने पास कोई सोफा था, इस सोफे को क्या कह रहा है, पुश कर रहा है, सोफे को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। आपने भी घरों में देखा होगा कि किसी भी बॉक्स को, किसी भी सोफे को आप धक्का देते हो, जिस डायरेक्शन में धक्का देते हो उसी डायरेक्शन में वो बॉक्स आगे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये इधर धक्का लगा रहा है, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर यदि कोई वो ऐसे फोर्स लगा रहा है यानी ऐसे धक्का दे रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ भी इधर है, एस भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक जैसी है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल बन नहीं रहा तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। थीटा 0 होते क्या हो जाएगा, कार्य धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस टेबल में कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। यदि मैं कहता हूँ किकिंग ए फुटबॉल, यानी यदि मैं किसी फुटबॉल को किक मारता हूँ, फुटबॉल को किक मारोगे, जिस दिशा में फुटबॉल को किक मारोगे उसी दिशा में फुटबॉल आगे जाएगी, मतलब वो कार्य कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ऐसे ही सेकंड है मूविंग ए चेयर, यदि किसी चेयर को मैं मूव कराता हूँ, तो यदि मैं चेयर को जिस डायरेक्शन में पुश करूँगा, जिस डायरेक्शन में धक्का दूंगा, जिस डायरेक्शन में मैं उठा के रखूँगा, तो वो क्या होगा अपने पास उसी दिशा में जाएगी, यानी वो भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। फिर अपन ने लिखा है थ्रोइंग ए स्टोन, जिस दिशा में मैं किसी पत्थर को फेंकता हूँ, जिस दिशा में मैं किसी पत्थर को फेंकता हूँ मेरे हाथ से, उसी दिशा में वो पार्टिकल क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर लिखा है अपन ने राइडिंग ए बाईसाइकिल, यदि कोई बाईसाइकिल को राइड कर रहा है यानी कोई साइकिल को चला रहा है, तो साइकिल को जिस दिशा में चला रहा है, जिस दिशा में, जैसे मैंने कह दिया कि मैं पैदल साइकिल को लेके चल रहा हूँ, पार्टिकल क्या है, साइकिल है, बाईसाइकिल है, वो मेरा पार्टिकल है, साइकिल को मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास कि मैं जिस दिशा में फोर्स लगा रहा हूँ साइकिल के ऊपर वो डायरेक्शन ऐसे है, और जो पार्टिकल जा रहा है वो भी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो वो क्या होगा अपने पास, वो भी क्या बताएगा, पॉजिटिव फोर्स बताएगा। फिर अपने पास है डॉक्टर्स मूविंग ए पेशेंट
इन ए व्हील चेयर, यदि कोई व्हील चेयर होती है, डॉक्टरों वाली जो व्हील चेयर होती है वो आपको पता है धक्का देने वाली होती है कि कोई पेशेंट होता है उसको मैंने व्हील चेयर पे बैठा दिया और वो चल नहीं सकता है, तो ऐसे जो ऑर्थोपेडिक वाले केस आते हैं वो सारे व्हील चेयर में ही जाते हैं। उस व्हील चेयर को अपन जिस डायरेक्शन में धक्का देते हैं उसी डायरेक्शन में वो व्हील चेयर आगे बढ़ती है, तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। फिर लिखा स्ट्राइकिंग ए पेन इनटू अनदर पेन, यदि एक पेन से दूसरे पेन को मैं स्ट्राइक करता हूं तो एक पेन दूसरे पेन पर क्या करेगी, उसकी पोजीशन को चेंज करेगा या उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर है अपने पास राइडिंग है स्केटबोर्ड, तो स्केटबोर्ड जो पैरों में अपन जो आपने देखा होगा कि स्केटिंग वाले चप्पल आते हैं, जो सैंडल आते हैं, जो जूते आते हैं, जो टायर वाले होते हैं, जो आजकल छोटे बच्चे स्केटरिंग करते हैं, वो स्केटरिंग की बात कर रहा है कि जिस पार्टिकल में जिस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो फोर्स लगाएगा वो कहाँ जाएगा, उसके आगे जाएगा। पुशिंग एंड मूविंग ए टेबल, तो ये अपने पास एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि यदि किसी टेबल को मूव कराते हो या धक्का देते हो तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कटिंग ए फ्रूट विथ द निफ, चाकू से किसी फ्रूट को कट किया जाता है, तो जिस डायरेक्शन में आप कट लगाना चाहो वो कट ऐसे भी लगा सकते हो, वो कट ऐसे भी लगा सकते हो, वो कट ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी आप जिस तरीके से कट लगा सकते हो, जिस डायरेक्शन में कट लगाना चाहो लगा सकते हो, तो वही क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। यानी जिस डायरेक्शन में आप कट लगाओगे तो वो ऐसे ही कटेगा। मान लो कि कोई एप्पल था, क्या था, मान लो कि कोई ये एप्पल था, इस एप्पल को यदि मैं काटता हूं तो ऐसे ही काटूंगा तो ऐसे ही कटेगा। ऐसे थोड़ी है कि मैं काटूंगा तो ऐसे और वो कटेगा ऐसे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक कार मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जब भी कोई कार जाती है वो भी क्या होती है, किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि कोई कार है वो भी क्या बताएगी, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को बताएगी। क्लियर। तो ये तो मैंने पूरी किसकी बात की, पॉजिटिव वर्क की। तो पॉजिटिव वर्क में यही ध्यान रखना है कि यदि किसी पार्टिकल पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए फोर्स के, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्लियर। तो ये हो जाएगा अपने पास एक पॉजिटिव वर्क। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जीरो वर्क की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क का मतलब क्या है, मुझे पता है कि W = F(s) cos थीटा होता है, और cos थीटा जीरो कब होता है, cos 90 डिग्री पे होता है। cos थीटा जीरो कब होता है, cos 90 डिग्री पे होता है। यदि cos 90 होगा तो वो अपने पास क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे है अपने पास जीरो वर्क डन। क्या है अपने पास, जीरो वर्क यानी शून्य कार्य। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि किसी कण पर बल लगाने से कण का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है, अतः बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है, अतः कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है कि यदि किसी कण पर बल लगा रहे हैं और बल लगाने से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग दिशा में है, बल अलग दिशा में है, यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं धक्का तो इधर दे रहा हूँ, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से लंबवत होगा, और एक दूसरे से लंबवत होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि थीटा 90 डिग्री होता है तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यदि थीटा 90 होने पर अपने पास कह सकते हैं कि अपना कार्य क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अपने पास क्या होता है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इफ बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, hence the angle between force and displacement is will be 90 डिग्री। तो मुझे पता है कि W फॉर्मूला था W = F(s) cos 90, और मुझे पता है कि cos 90 कितना आता है, आपका जीरो आता है। कितना आता है, cos 90 जीरो आता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। देखो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि ये कोई, मान लो कि कोई दीवार है या कोई पोल है, क्या है अपने पास, कोई पोल है जो बहुत काफ़ी पुराना है और काफ़ी टाइम से लगा रखा है, जो बिल्कुल हिलता भी नहीं है। कोई पोल है जो बिल्कुल हिलता नहीं है, काफ़ी टाइम पुराना है और लगा रखा है। अब ये देखो, ये वाला जो इंसान आया, एक्साइटेड होके आया, एनर्जी लेके आया, खा पी के आया कि मैं तो अभी इस पोल को गिराऊंगा। अब ये क्या कर रहा है, इस पोल को धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है, इस पोल को धक्का दे रहा है। तो जब भी ये पोल को धक्का दे रहा है तो पोल में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, पोल में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब पोल बिल्कुल वाइब्रेट भी नहीं कर रहा, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। तो ये फोर्स तो बहुत लगा रहा है, इसमें जितनी एनर्जी है उतनी पूरी ही एनर्जी इसने इस पोल पे लगा दी, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पोल काफ़ी पुराना था, उसकी जड़ें, उसकी नींव इतनी मजबूत थी कि पोल हिला तक नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपना कुछ वर्क डन हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो।
और मुझे पता है कि जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर इंटू डिस्प्लेसमेंट पर। यदि यहाँ पे S 0 हो गया, यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, S 0 हो गया, यदि ये S 0 है तो मैं कह सकता हूँ कि अपना वर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क भी कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 0 वर्क डन यदि किसी पोल पर यदि कोई इंसान फोर्स पूरी एनर्जी के साथ लगा रहा है, इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, 0 वर्क को शो करेगा। ऐसे अपने पास एक एग्जांपल ये बता रखा है कि यदि कोई मैन पर्सन है जो क्या कह रहा है, किसी वॉल है, क्या है अपने पास, ये वाली जो है वो क्या है अपने पास, एक वॉल है, ये कोई वॉल है, इस वॉल को ये धक्का दे रहा है। अब आप भी घरों में किसी दीवार को धक्का देके देख लो, क्या दीवार खिसकती है, क्या दीवार में डिस्प्लेसमेंट आता है, क्या नहीं आता ना। यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो मैं लिख सकता हूँ कि अपना वर्क डन कितना, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वॉल को मैं धक्का तो लगा रहा हूँ, वॉल को आप कितना भी धक्का लगा लो बट वॉल आपसे नहीं खिसक रही, यानी वॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो ये भी वर्क कितना देगा अपने पास, 0। तो ये धक्का तो लगा रहा है, धक्का तो लगा रहा है, यानी पुश तो कर रहा है किसको, दीवार को, वॉल को, बट चेंज कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब वर्क कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैन पर्सन है जिसके हाथ में एक बड़ा सा CPU है, CPU यानी जो कंप्यूटर का पार्ट आता है, CPU या कोई बड़ा बॉक्स मान लो वो है। उस बॉक्स को मैं इस तरीके से लेकर आगे की तरफ चलता हूँ, क्या करता हूँ, इस बॉक्स को मैं लेकर आगे की तरफ चलता हूँ, यानी मेरा बॉक्स जो लेके चलने की दिशा है, क्या है मेरे पास, लेके चलने की दिशा है। तो देखो यदि मैं बॉक्स यहाँ से इस तरीके से यदि किसी बॉक्स को मैं आगे लेके चलूँगा तो ये जो बॉक्स है, बॉक्स में कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। एक तरीके से नीचे का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो बॉक्स के ऊपर वर्क करता है, F = mg। तो यहाँ से देखो ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F = mg लगेगा। और मुझे पता है कि फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, बॉक्स के नीचे की तरफ लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो मुझे पता है कि फोर्स तो नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, तो मैं कह सकता हूँ इसका भी वर्क क्या आएगा, 0, क्योंकि cos 90 होगा और cos 90 क्या बताएगा, 0 बताएगा। ऐसे यदि ये फोर्स ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स तो ऐसे हो और वर्क डन क्या हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो भी अपना वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से यदि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इच अदर, देन गेट इट रिजल्ट इज वर्क इज 0। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो ये नोट्स में भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स में केवल आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और इसके कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं और इसका एक जो फॉर्मूला आता है वो लिखना है कि ये 0 कब होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया अपने पास 0 वर्क डन। फिर मैं बात करता हूँ नेगेटिव वर्क की, फिर मैं किसकी बात करता हूँ, नेगेटिव वर्क की। तो अब अपन बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ऋणात्मक कार्य क्या होता है। तो यहाँ पे देखो अपने पास यदि कह रहे हैं कि यदि किसी, पहले अपन ने 0 डिग्री वाला देख लिया, 90 डिग्री वाला देख लिया, अब अपन को देखना है 180 डिग्री वाला कि F यदि किसी वस्तु पर मैं बल लगाता हूँ और बल लगाने से जिस दिशा में बल लगाया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वस्तु डिस्प्लेसमेंट शो करती है, यानी उसकी विपरीत दिशा में वो वस्तु क्या होती है, खिसक जाती है, तो वो क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फोर्स के ऑपोजिट होगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा = 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। और यदि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो मैं लिख सकता हूँ कि उसका कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी कण पर बल लगाने से कण का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि किसी कण पर बल लगाने से कण का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, अतः बल और विस्थापन के मध्य का जो कोण है वो कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 180 डिग्री। तो मुझे पता है कि उसका कार्य क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो सभी को पता है, फॉर्मूला पता है कि W = Fs, कॉस कितना आएगा, 180 आएगा, और मुझे पता है कि कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। तो W = क्या हो जाएगा, माइनस का Fs आएगा, यह आएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि ये कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर। ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है अपने पास कि इफ बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए पार्टिकल, यदि किसी पार्टिकल पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी क्या कह रहा है ये, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। हेंस द एंगल
बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। यदि 180 डिग्री एंगल बनता है तो वो वर्क क्या बताएगा, यहाँ पे नेगेटिव वर्क को शो करेगा। तो वो वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क को शो करेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल में देखो एक सुंदर सा ब्लैक सा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो शायद आपने कभी ट्राई किया नहीं होगा और आपको कभी ट्राई करना भी नहीं है। ये केवल आप जानते हो, आपको अच्छे से पता है कि ये चीज़ होती है। अब देखो इसमें है क्या, एक ट्रेन कौन सी, वंदे भारत ट्रेन मान लो, बुलेट ट्रेन मान लो, नॉर्मल ट्रेन मान लो, पैसेंजर ट्रेन मान लो, कोई सी भी ट्रेन मान लो, आपके लिए तो कोई सी भी ट्रेन चल जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई ट्रेन फुल स्पीड से आ रही है, क्या आ रही है, जो भी ट्रेन है, अब वो चाहे किसी भी टाइप की ट्रेन हो, वो ट्रेन फुल स्पीड से अपने ट्रैक पर दौड़ी आ रही है और आगे से सामने से कोई इंसान आता है और वो कहता है कि मैं तो इस ट्रेन को रोक के दिखाऊंगा। क्या कहता है कि मैं तो इस ट्रेन को रोक के दिखाऊंगा, और वो ये रोकने की ट्राई करता है। वो क्या करता है, रोकने की ट्राई करता है। तो ये क्या होता है इसमें कि देखो यहाँ से जैसे ये ट्रेन चल के आई, इस ट्रेन की डायरेक्शन क्या थी, ये वाली थी। ट्रेन जैसे ही चलकर आई, जो अपने पास पर्सन था वो इसके ऑपोजिट आया, और इस टाइप से जैसे ट्रेन सामने से आ रही है और मैं इस ट्रेन को इस तरीके से रोकने की ट्राई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ट्रेन सामने से आ रही है और मैं उस ट्रेन को रोकने की दोनों हाथों से जितनी भी एनर्जी थी मैंने पूरी एनर्जी लगा ली, बट ट्रेन नहीं रुकी। ट्रेन नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी, क्योंकि ट्रेन की स्पीड, उसका मास इतना हैवी था कि वो आपको भी उसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया। आपको भी उसने क्या कर दिया, धक्का दे दिया। तो अपन कहते हैं कि जैसे मैं ट्रेन को ये इसने रोकने की ट्राई कर रहा है, तो देखो ये फोर्स किधर लगा रहा है, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर हो रही है, अपने पास इधर हो रही है, यानी मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसको कैसे देखें, ट्रेन इधर से आ रही थी, मैं ऐसे इसको फोर्स लगा रहा हूँ, यानी फोर्स की डायरेक्शन कौन सी, फोर्स की डायरेक्शन तो ये वाली हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट किधर, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपने इस साइड में हो रहा है। और यदि मैं कहता हूँ कि ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, 180, थीटा इज इक्वल टू कितना, 180। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 180। यदि थीटा 180 है तो मेरे पास जो भी वर्क आएगा वो कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि मुझे पता है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है। तो ये वाला कभी लाइफ में आपको अप्लाई नहीं करना है, ये जस्ट एक आपके लिए समझने के लिए एग्जांपल था कि जब भी कोई ट्रेन आती है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो अब देखो जब भी ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, ट्रेन तो नहीं रुकी, ट्रेन तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जिस डायरेक्शन में बढ़ रही थी। तो ट्रेन का तो डिस्प्लेसमेंट हो ही रहा है, फोर्स इधर लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उधर हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है। अब इसमें यह भी केस हो सकता है कि ये जो भी धक्का लगाने वाला पागल इंसान आया है, ये हो सकता है इस ऊपर पहुंच जाए, क्योंकि ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो तो हाथ देते ही वो ट्रेन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये केस पॉसिबल होता है। तो इसमें जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यदि मैं कहता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल मैं कुछ और भी मान सकता हूँ कि दो बॉयज आ गए, क्या आ गए, दो बॉयज आ गए, दो बॉयज इस तरीके से दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। क्या देते हैं, दोनों बॉयज एक दूसरे को धक्का देते हैं। यदि वो एक दूसरे को धक्का देते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि जिसके अंदर ताकत ज़्यादा है, जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, तो वो उसको धक्का देगा, तो जो वो सामने से फोर्स लगा रहा था उसके भी ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट में वो क्या करेगा, वो भी उल्टा वापस पीछे जाएगा। ये केस आपने देख रखा है। तो ये वाला भी क्या बताएगा, एक नेगेटिव वर्क को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। क्या करेगा, नेगेटिव वर्क को डिफाइन करेगा। फिर अपने पास आता है एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव वर्क का एक और दे रखा है कि अपने पास कोई इलेक्ट्रिक जनरेटर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर यानी कुएं से पानी निकालने वाला, आपने देखा होगा इस तरीके से कुएं से पानी बाहर निकालते हैं, कोई रोटेशनल घूर्णी होती है उसके बेस पे पानी बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यदि किसी बाल्टी को, यदि कोई बैग को किसी इलेक्ट्रॉनिक या जनरेटर से ऊपर से नीचे फेंका जाता है, क्या जाता है, ऊपर से नीचे फेंका जाता है, तो जब भी कोई पार्टिकल नीचे आता है तो आपको पता होगा कि यदि कोई भी पार्टिकल नीचे आएगा तो उस पर जो लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की ओर है। लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है, यानी उसको किसी ने बांध रखा है, यानी किसी इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर ने, किसी रस्सी ने, धागे ने बांध रखा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको खींच तो ऊपर रहा हूँ, बट वो ऊपर नहीं आ रहा, वो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो फोर्स तो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ऊपर, बाकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो इस तरीके से दोनों के बीच का एंगल कितना, 180। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वर्क क्या होता है,
वर्क से आप क्या समझते हैं, वर्क से डायमेंशन क्या होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव वर्क कौन सा हो सकता है, नेगेटिव वर्क कौन सा हो सकता है, जीरो वर्क कौन सा हो सकता है। तो ये सारे वर्क थीटा के बेस पे आप निकाल सकते हो। इसके 3 केस होते हैं, थीटा 90, थीटा 0, थीटा 180। और ज़रूरी नहीं है कि यही केस आए, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है थीटा 60 आ जाए, थीटा 30 आ जाए, तो उसके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो जो भी वर्क टर्न निकालना हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की। किसकी बात करते हैं अपन, रीस्टोरिंग फोर्स की, कि प्रत्यानयन बल क्या होता है। तो देखो, प्रत्यानयन बल को समझने के लिए, प्रत्यानयन बल को यदि मुझे समझना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि प्रत्यानयन बल होता क्या है। तो आप 12वीं क्लास में पढ़ के आए हो। प्रत्यानयन बल में क्या होता है, यदि मैं कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को इस तरीके से खींचता हूँ, क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को मैं यहाँ से कुछ खींचता हूँ, तो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट किधर, मैंने खींचा भी इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन भी ये है, और स्प्रिंग है वो भी इसी दिशा में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्या हो रही है, इसी दिशा में क्या हो रही है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यह बल विस्थापन के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा विस्थापन की क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो भी मैथमेटिकल टर्म आती है वो क्या आती है, F = माइनस का kx आता है। ये अपना क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यह बल विस्थापन के समानुपाती होता है, इसकी दिशा होती है वो विस्थापन की क्या होती है, विपरीत होती है। यानी F = क्या हो जाएगा, माइनस का kx हो जाएगा। तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो यहाँ पे यही लिख रखा है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल, F है वो किसके समानुपाती होता है, -x के। F है वो किसके समानुपाती होता है, -x के, क्योंकि x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या बताएगा, वेक्टर बताएगा, F वेक्टर है और k क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम में अपन शो करते हैं कि जैसे मैंने ये कोई बेस ले लिया, यहाँ पे कोई स्प्रिंग थी, यहाँ पे क्या थी, कोई स्प्रिंग थी, और यहाँ पे कोई मास बंधा हुआ था। क्या था अपने पास, यहाँ पे कोई मास बंधा हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि इस स्प्रिंग को ऊपर मैंने कोई फोर्स लगा लिया। क्या लगा लिया, इस स्प्रिंग पर मैंने क्या लगा लिया, कोई फोर्स लगा लिया। तो कौन सा फोर्स लगाया है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये तो रीस्टोरिंग फोर्स है। ये तो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो, रीस्टोरिंग फोर्स में होता क्या है, जैसे मैंने इस किसी बल की सहायता से इस द्रव्यमान को खींचा, यदि मैंने इसको बल किसी फोर्स से इसको खींचा है, खींचने के बाद ये क्या करेगा, कुछ टाइम वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद रीस्टोरिंग फोर्स से वो क्या करेगा, उसको पुरानी कंडीशन में लाने की ट्राई करेगा। आपने किसी स्प्रिंग को खींचा होगा, किसी रबड़ को खींचा होगा, किसी टायर के ट्यूब को खींचा होगा, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ें खींची जाती है तो उसमें क्या होता है, वो अपने जब खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस चला जाता है। यानी उसकी पुरानी कंडीशन में ले जाएगा कौन, उसको वापस पुरानी कंडीशन में ले जाएगा कौन, तो ले जाने वाला जो फोर्स है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। मैंने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया तो मुझे पता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगी रीस्टोरिंग फोर्स की, वो किधर होगी, इसकी तरफ होगी। यानी मैंने इसको इस तरीके से खींचा है, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से खींचा है, इस तरीके से खींचा, यहाँ से खींचा, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो इसके ऑपोजिट लगेगा। क्या लगेगा, वो इसके ऑपोजिट लगेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये कोई स्प्रिंग थी, इस पर मैंने रिस्टोरिंग फोर्स वर्कआउट करवाया तो ये होगा। ठीक है, अब देखो, इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये स्प्रिंग में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, स्प्रिंग में क्या आया, कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, और कितना डिस्प्लेसमेंट आया, तो मैं कह सकता हूँ ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, x आया। कितना डिस्प्लेसमेंट आया अपने पास, x आया। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, कि अपने पास कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर मास लगा रखा है, मास लगाने के बाद अपन ने क्या किया कि इस पर कोई फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना आया अपने पास, x आया। तो यहाँ से अपन को क्या निकालनी है, इसका वर्क निकालना है। तो मुझे पता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या होता है अपने पास, F r प्रोपोर्शनल क्या होगा अपने पास, माइनस का x होगा। क्या होगा, F r = माइनस का x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ F r = क्या हो जाएगा, माइनस का kx हो जाएगा। तो F r = क्या हो जाएगा, माइनस का kx। यदि मुझे इसका वर्क निकालना है तो मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, F.x होता है। बट यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये जो स्प्रिंग थी वो क्या हो रही है, 0 से x तक क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये इसकी 0 पोजीशन थी, इसको मैंने खींचा तो उसमें क्या हो गया, x पोजीशन हो गई। यानी 0 से x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का kx और dx। यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, dw = F.ds, ये भी पढ़ा होगा। यानी किसी एलिमेंट के लिए मैं लिखता हूँ कि वर्क में चेंज
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट में चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना आ रहा है 0 से x, तो इसका यदि मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ये क्या इंटीग्रेट का सिंबल है, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का k बार आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से x और ये क्या हो जाएगा x dx। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास w इज इक्वल टू, यहाँ पे टर्म हो जाएगी माइनस का k और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से x। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का k एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो जब भी कोई रीस्टोरिंग फोर्स वर्कआउट करता है, क्या करता है रीस्टोरिंग फोर्स वर्कआउट करता है, तो उसके लिए जो किया गया कार्य है वो कितना होगा अपने पास w इज इक्वल टू माइनस का के एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा। वो कितना होगा अपने पास -1/2 के एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें आपको हमेशा याद भी रखनी है, ध्यान में भी रखनी है कि यदि कोई रीस्टोरिंग फोर्स के लिए यदि वर्कआउट निकलवा जाया जाए या उसका कार्य निकालना हो तो कितना आता है -1/2 के एक्स स्क्वायर आता है। क्लियर। तो ये तो अपन ने पढ़ा आज वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है, वर्क से आप क्या समझते हैं, वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो टर्म कौन कौन सी आती हैं, कैसे उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, और उसमें प्रत्यानयन बल का वर्क आता है वो कितना आता है, और प्रत्यानयन बल से आप क्या समझते हैं, प्रत्यानयन या रीस्टोरिंग फोर्स से आप क्या समझते हैं और उसका वर्गीकरण कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू।